हेलो गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं यूनिट 5 का। ठीक है, सेकंड पार्ट। लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम ये वाला केस जो है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, तो मैं उसको लेके आ जाई हूँ। केस स्टोरी, इसके अंदर इक्विटी इन एजुकेशन। हमने ऊपर पढ़ा था कि काफ़ी ज़्यादा जनरली कास्ट में इनइक्वालिटी है, जेंडर इक्वालिटी है, जेंडर इनइक्वालिटी है कि किस तरीके से मुस्लिम्स में और किस तरीके से हिंदूज़ में, ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी है कि हिंदूज़ में कास्ट हिंदूज़ में एज का रिलेटेड है, एज का हमने पढ़ा। मुस्लिम्स में हमने पढ़ा कि किस तरीके से तीन तलाक, ट्रिपल तलाक जो है वो वहाँ पे मैंडेटरी, मतलब है कि अगर जो मैन है या मेल है वो ये ट्रिपल तलाक को 3 बार एक ही सांस में बोल दे तो वो डाइवोर्स हो जाएगा। सो दिस इज़ नथिंग बट जेंडर इनइक्वालिटी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इक्विटी इन एजुकेशन। इक्विटी का मतलब समझते हैं पहले। इक्विटी का मतलब होता है कि मान लो मैं इसके लिए आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, रुको। ये देखो यहाँ पे इक्वालिटी और इक्विटी का मतलब बिल्कुल साफ साफ दिखाया हुआ है। ये जो इंसान है इसको इस बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, ये जो बच्चा है इसको इस बॉक्स की ज़रूरत है, ये जो बच्चा है इसको बॉक्स की ज़रूरत है, प्लस इसको एक और बॉक्स की ज़रूरत है। अगर हम इक्वालिटी से ट्रीटमेंट करेंगे तो ज़रूरी नहीं है हर किसी को फ़ायदा हो। ठीक है, जिसको ज़रूरी नहीं है उसको भी मिलेगा फिर, और जिसको ज़रूरी है उसको कम मिलेगा और ज़्यादा तो मिल ही नहीं पाएगा। यानी कि इक्वालिटी से अगर आप किसी को ट्रीट कर रहे हो, सबको हमने एक एक बॉक्स दे दिया, तो इसका मतलब क्या है कि आप इक्वालिटी तो कर रहे हो, बट ये जो जिसके पास रिसोर्सेज अच्छे खासे हैं, जिसको ज़रूरत नहीं है आप उसको भी प्रोवाइड कर रहे हो, और जिसको ज़्यादा ज़रूरत है आप उसको भी उतना ही प्रोवाइड कर रहे हो जिसके पास रिसोर्सेज है। ये इंसान क्या है, लंबा है, ये मैच को देख सकता है अगर इसको ना भी मिले। आप इक्विटी वाले में देखें, अगर ये मैच को देख पा रहा है, ठीक है। वहीं अगर इस बच्चे को देखें तो इसको तो जेन्युइन ज़रूरत थी, ठीक है, इसको तो उतना ही मिलना चाहिए, एक बॉक्स। लेकिन अगर इस बच्चे को हम इस बड़े आदमी का बॉक्स भी दे दें तो इसका भी वेलफेयर होगा, ये भी मैच देख पाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ इक्विटी, कि जिसको ज़रूरत है उसी को मिले। इक्वालिटी मतलब जो आप दे रहे हो वो हर किसी को मिले, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द टेकिंग ऑफ केयर ऑफ द रिसोर्सेज, कि उसके पास कितना रिसोर्स है, वो कितना वेलफेयर अच्छा खासा आदमी है। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो इक्विटी में क्या होता है, जिसको ज़रूरत है सिर्फ उसी को मिलेगा, इसको ज़रूरत नहीं है तो इसको नहीं मिलेगा, इसको ज़रूरत है तो इसको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, दिस इज़ इक्विटी एंड दिस इज़ मोर प्रेफरेबल। ठीक है, इसको हमें प्रेफर करना चाहिए, ना कि इक्वलिटी को। सो आई होप इक्विटी का मतलब आपको समझ आया। अब यहाँ पे देखो, इक्विटी इन एजुकेशन। अब एजुकेशन में कैसे इक्विटी आई भाई। एक विलेज था शिनयूजू, शिनयूजू हैज़ अ हाई इलिटरेसी लेवल। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इलिटरेसी थी, यहाँ पे बहुतों को एजुकेशन नहीं मिली, और उनमें बहुतें कौन थी, गर्ल्स थी। गर्ल्स को एजुकेशन नहीं मिली थी, मोस्ट ऑफ द पीपल को नहीं मिली थी, और गर्ल चाइल्ड उनमें सबसे ज़्यादा थी। कम्युनिटी प्रीवियसली डिडंट सी द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, लेकिन जब वुमेंस एसोसिएशन वुमेंस एसोसिएशन टुगेदर विद द लोकल, यानी कि जब यहाँ के लोग जो हैं इनको इस बारे में बताने आए कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन क्या है, तो ये जो शिनजुजू गांव है जिसमें ये जो ऑथर, जो राइटर है, उसको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो एजुकेशन पा सके। देखिए आगे लिखती है, माई पेरेंट्स हैव सिंस सीन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड टेकिंग मी एंड सिबलिंग्स to school without discrimination of us being girls. Counselors engaged the community with the teaching them that the girl will always come and back help her people, कि अगर गर्ल को आप पढ़ा दोगे ना
तो वो बाकियों को भी कहेगी कि भाई नहीं, एजुकेशन अच्छी है, आप उसको लो, इसमें आप ही का वेलफेयर है, एजुकेशन में आप ही का वेलफेयर है. So I hope this is clear, and I also hope that you have just tried these question answer. If you have any problem, then do share the um, difficulty in comment box. Institutional framework. अब फैमिली कोड्स हमारा नेक्स्ट पार्ट है. इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क. Family codes. In 1984, Family Code Act was enacted by Indian Parliament. इंडियन पार्लियामेंट ने 1984 में एक फैमिली कोड एक्ट को पास किया. फैमिली कोड एक्ट से हमें पता चल रहा है कि फैमिलीज़ के लिए कि ये जो हैं, क्योंकि फैमिलीज़ ये जो पर्सनल कोड होते हैं, ठीक है, पर्सनल इश्यूज जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं इन नंबर, ठीक है. और अगर आप इनको हर बार लिटिगेशन वाले कोर्ट में लेके जाओगे तो उनके पास इनन्यूमरेबल केसेस हो जाएंगे, और वैसे ही पेंडेंसी इतनी ज़्यादा है. इसीलिए इन सबको बनाया जाता है ताकि इतनी ज़्यादा पेंडेंसी ना हो, और जो भी डिस्प्यूट है उसका जल्द से जल्द सेटलमेंट हो जाए. तो पार्लियामेंट ने ये एक्ट लाया. वॉज इनेक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट टू ले डाउन द प्रोसीजर्स फॉर द क्रिएशन एंड फंक्शनिंग ऑफ फैमिली कोड्स. ये क्यों? ताकि एक क्रिएशन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ फैमिली कोड्स विद एक्सपर्टीज़ विद मैट्रिमोनियल एंड फैमिली लॉ, जिसके अंदर कौन होंगे? जिनके पास एक्सपर्टीज़ होगी इन मैटर्स पे, मैट्रिमोनियल एंड फैमिली लॉ मैटर्स. एक्ट इज़ प्रोसीजरल एंड डज नॉट ओवरराइड सब्सटेंशियल फैमिली लॉज. एक्ट क्या है? प्रोसीजरल है, और ये सब्सटेंटिव फैमिली लॉज को ओवरराइड नहीं करेगा. अकॉर्डिंगली द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टी टू डिस्प्यूट आर बेस्ड ऑन द फैमिली, पर्सनल और मैट्रिमोनियल लॉज. During the late 1980s 90s, family courts were established in most major cities in India, and the matrimonial and family law cases were shifted from district civil and criminal courts to newly created special courts. तो ये जितने भी डिस्प्यूट्स थे, ठीक है, मैनी फैमिली कोर्ट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए सभी मेजर सिटीज़ में, और मैट्रिमोनियल और फैमिली लॉज केसेस, ये इनसे रिलेटेड जो केसेस थे इनको शिफ्ट कर दिया इन नए बने कोर्ट्स में, स्पेशल कोर्ट्स में, फैमिली कोर्ट्स में. फैमिली कोर्ट्स वर क्रिएटेड विद मैनी डिस्टिंक्ट फीचर, जैसे कि रिडक्शन इनफॉर्मेलिटी एंड इंटिमिडेशन इन लिटिगेशन प्रोसेस वॉज मेड लेस फॉर्मल एंड इंटिमिडेटिंग. सेकेंड, स्पीड इन जस्टिस डिलीवरी, जल्द से जल्द जस्टिस दिया जाएगा. थर्ड, फैसिलिटेशन इन कंसिलिएशन एंड सेटलमेंट. कंसिलिएशन क्या होता है? कंसिलिएशन होता है कि जैसे आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, ये सब क्या होते हैं? ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट सेटलमेंट मेजर्स होते हैं, जिसके अंदर दो पार्टीज़ होती हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट है, और वो खुद से अपॉइंट करती हैं एक इंसान को, और वो कहती है कि हम आपको अपना केस बताएंगे, आप बताना जजमेंट क्या होगा और हम उसको मान लेंगे. तो ये क्या होता है? ये पार्टीज़ इसको ज़्यादा प्रोन होके कि हाँ ठीक है, ये इसको हम ही ने चुना था, ठीक है, इस इंसान को, ठीक है, और ये जो जजमेंट देगा हम इसको मान लेंगे, क्योंकि इसमें पार्टीज़ ने खुद से चुना है, वो खुद से इसको मान लेंगे. क्योंकि जजेस जो होते हैं वो इन पे कह देते हैं भाई इसने इसका पैसा खाया है, लेकिन नहीं, यहाँ पे वो लोग खुद ही चुनते हैं इसको, ठीक है. सो फैमिली कोर्ट्स के फ़ायदे क्या हैं? रिडक्शन इनफॉर्मेलिटी एंड इंटिमिडेशन इन लिटिगेशन प्रोसेस वॉज मेड लेस फॉर्मल, यानी फॉर्मेलिटी जो थी इतनी ज़्यादा कि आपको ये कागज़ लाओ, ये कागज़ लाओ, अब ये करना है, इतना फ़ीस पे करो, ये सारे इनफॉर्मल कर दिया इसको, लेस फॉर्मल कर दिया. इंटिमिडेटिंग. सेकेंड, स्पीड इन जस्टिस डिलीवरी, फैसिलिटेशन इन कंसिलिएशन सेटलमेंट. द पर्सनल और फैमिली लॉ सब्जेक्ट मैटर that fall within the jurisdiction of family courts include, इनके jurisdiction में क्या आता है? nullity of marriage, ठीक है, मैरिज को नल करार देना. restitution of conjugal rights होते हैं किसी भी कपल के
जो आपस में राइट्स होते हैं जैसे मेंटेनेंस वगैरह के, जुडिशियल कोर्ट्स जुडिशियल सेपरेशन, यानी कि आपके पास लीगल सेपरेशन के लिए आपकी अथॉरिटी है। वैलिडिटी ऑफ मैरिज, मैरिज की वैलिडिटी है कि नहीं। मैट्रिमोनियल स्टेटस, डिस्प्यूट रिगार्डिंग प्रॉपर्टी और ईदर ऑफ द पार्टीज और joint property, injunction arising out of many of marital relations, legitimacy of any person, maintenance and guardianship, custody and access to any minor। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे फैमिली मैटर्स हैं। फैमिली, आपको ये सारे पता होने चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ ले भाई पर्सनल लॉ में कौन कौन से मैटर्स आएंगे, तो आप कहोगे डाइवोर्स आएगा, कॉन्जुगल राइट्स ऑफ स्पाउस आएंगे, गार्जियनशिप आएगा, कस्टडी एंड एक्सेस टू माइनर आएगा, ठीक है, मैरिटल इंजंक्शन अराइजिंग आफ्टर मैरिटल रिलेशन आएगा, सेपरेशन, जुडिशियल सेपरेशन आएगा। ये सारी चीज़ें आएंगी हमारी फैमिली मैटर्स में। नेक्स्ट, हिंदू मैरिज एक्ट। ये जो हम ऊपर 4 एक्ट पढ़ के आए थे ठीक है, उनमें एक ये भी था, ठीक है। इसको बहुत, वो जो ऊपर के 4 एक्ट्स थे जो हम ऊपर पढ़ के आए थे, ठीक है, जो पार्लियामेंट ने कोडिफाई किया था हिंदू लॉज का, तो ये 4 लॉज जो हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हिंदू मैरिज एक्ट, इनको तो ध्यान से ही कर लेना, और इनके ईयर मैंने बताया था और भी इम्पोर्टेंट है। दिस एक्ट कोडिफाइज द मैरिज लॉ ऑफ द Hindus and primarily deals with the validity and condition of invalidity and applicability of marriage। यानी कि हिंदूज की बात करता है ये प्राइमरीली, और वैलिडिटी एंड कंडीशंस, वैलिडिटी एंड कंडीशन फॉर इनवैलिडिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ मैरिज, यानी कि किन कंडीशंस पे मैरिज जो है वो वैलिड होगी, इनवैलिड होगी और एप्लीकेबल होगी, ये बोलता है ये एक्ट। देन स्पेशल मैरिज एक्ट, ये भी ऊपर था। द एक्ट affords a special method of civil contractual marriage and divorce for all Indian national regardless of religion, faith, followed by the parties. This act doesn't require the customary religious or ceremonies of marriage to be observed। तो ये क्या बोलते हैं, स्पेशल मेथड ऑफ सिविल कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज, यानी कि डाइवोर्स भी हो सकता है, for all Indian national regardless of religion or faith, followed by parties, ठीक है। This act doesn't require the customary of religious rites or ceremonies marriage to be observed। Next, dissolution of Muslim Marriage Act। This act explain the dissolution of marriage by women married under Muslim law। मुस्लिम लॉ के जो भी अंदर आती हैं, ठीक है, वुमेन्स वो मैरिड हैं, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वुमेन मैरिड अंडर मुस्लिम लॉ एंड द इफेक्ट ऑफ द रिनंसिएशन ऑफ इस्लाम, यानी कि वुमेन किस तरीके से मैरिज को डिसॉल्व कर सकती है, ये बोलता है ये एक्ट। इम्पोर्टेंट, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। फॉरेन मैरिज एक्ट, दिस स्टेट्यूट 1969 का है, डील्स विद मैरिज ऑफ सिटीजन लिविंग आउटसाइड इंडिया। इंडिया के सिटीजन्स जो बाहर रह रहे हैं अब्रोड, ठीक है, उनकी किस तरीके से मैरिज होगी। डील्स विद द मैरिज ऑफ सिटीजन्स ऑफ आउटसाइड इंडिया, जो भी बाहर रह रहे हैं। द लॉ रिलेट्स टू डाइवोर्स ऑफ पर्सन्स प्रोफेसिंग क्रिश्चियन रिलीजन। इंडियन डाइवोर्स एक्ट आपको लग रहा होगा सबके लिए है, जबकि ये क्रिश्चियन रिलीजन के लिए है। पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट, नाम से पता चल रहा है, डील्स विद मैरिज एंड डाइवोर्स अमंग द Parsis। Muslim women protection of rights and divorce, 1986। The act deals with the matters of the divorced Muslim women and restrict their right to maintenance of their former husband। डाइवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन के राइट्स क्या होंगे, ये सब के बारे में डील करता है। उनके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करता है मेंटेनेंस से, उनके फॉर्मर हस्बैंड से। मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन ऑफ शरीयत एक्ट, दिस एक्ट रिक्वायर्स द एप्लीकेशन ऑफ टू मुस्लिम्स इन इंडिया इन देयर फैमिली और पर्सनल मैटर्स।
तो इसमें क्या है, इस्लामिक कोड ऑफ शरीयत टू मुस्लिम्स, जो उनके पर्सनल मैटर्स में इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, लॉ कोडिफाइज द लीगल प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग चिल्ड्रन, कि चिल्ड्रन को कैसे अडॉप्ट किया जाएगा। अडल्ट एंड लीगल ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड मेंटेनेंस टू देयर वेरियस फैमिली मेम्बर्स। इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, ठीक है, मैरिज अमंग क्रिश्चियंस के देखेगा। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, दिस इज important. Statute explains the guardianship relationship of Hindus involving adults and minor as well as between people of ages and their respective property. This is important. Guardianship and Wards Act, this is a non-religious and universally applicable law regarding the issues relating to guardianship of a child in India. Chapter 9 of CRPC. चैप्टर 9 ऑफ CRPC क्या बोलता है, दिस डील्स विद द इश्यूज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। दिस इज सुपर इम्पॉर्टेंट। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। दिस स्टेट्यूट प्रोवाइड सेफ गार्ड टू वाइफ और फीमेल लिव इन पार्टनर अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस, इनको प्रोटेक्शन है डोमेस्टिक वायलेंस से। by husband, male live-in partner or his relatives. This law also provide protection to other women living in husband including sister. ये सिर्फ वाइफ के ऊपर नहीं होगा, घर में रह रही हर किसी फीमेल के ऊपर हो सकता है, सिस्टर हो, विडो हो, मदर हो। अगर आप मदर के ऊपर आप कर रहे हो डोमेस्टिक वायलेंस तो ये लॉ उस पर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। फैमिली कोर्ट्स एक्ट प्रोवाइड मैंडेटरी पावर्स टू स्टेट गवर्नमेंट टू सेट अप फैमिली कोर्ट्स, ठीक है। ये जो एक्ट था इसने स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये पूरी मैंडेटरी पावर डाल दी है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने खुद के फैमिली कोर्ट्स बना सकते हैं। एंड टाउन्स विद पॉपुलेशन ओवर 1 मिलियन, जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन है, इंपॉर्टेंट। एंड डिस्क्रिशनरी पावर फॉर एरियाज विद लेस देन 1 मिलियन, discretionary power of area with less than 1 million. However, some states have failed to create family courts. The reason cited range from financial space, कि उनके पास financially sound नहीं है वो लोग, constraint to lawyer blocking any such move, और या फिर lawyers इसको रोक रहे हैं, ठीक है, इसलिए। So अभी तक इस पार्ट में इतना ही। So thank you guys, do like, share and subscribe my channel in order to get notified with my latest videos. Thank you.